पॉलिटिकल गेन जो है उसके लिए फ्रीबीज जो है अक्सर उसका इस्तेमाल किया जाता है। सोशल स्पेंडिंग ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा कम फोकस किया जा रहा है। भाई लो फ्रीबीज लो फ्रीबीज लो फ्रीबीज लो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ना रोड्स बन रहे हैं ना ब्रिजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से सीधी सीधी एक बात है कि नथिंग कैन बी फ्री, यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग, समवन हैज टू बेयर दैट कॉस्ट। तो 1000 रुपीज जो है विमेन को देने का उन्होंने कहा था 2022 में, लेकिन ये जो पूरे ब्लंडर किए गए फ्रीबीज के नाम पर, उसकी वजह से 1000 रुपीज जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो दे भी नहीं पा रहे हैं। अराउंड 4000 बसेस है दिल्ली के पास, 4 साल से 4000 ही बस है। तो इतना इंपॉर्टेंट एक रिसोर्सेस है, उसको जब हम फ्री में देते हैं तो उसका दुरुपयोग होता है। कुछ लोग ऐसे भी है, मैक्सिमम लोग की जो पैसे देने को रेडी है, बट यू गिव अस बेटर क्वालिटी। जैसे एक मिडिल क्लास को फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख भी सैलरी है, लेकिन अगर आप उसके क्रेडिट कार्ड देखोगे तो उस पे 1.5 2 लाख का ऑलरेडी कर्जा बना हुआ होता है। एक किसी पार्टी ने तो भी एक स्टैंड लेना चाहिए कि नो मैटर व्हाट हम फ्रीबीज तो नहीं देंगे। इनफैक्ट बीजेपी वॉज अगेंस्ट इट, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को रेवड़ी कल्चर भी कहा था। मगर अभी जिस तरीके से हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला है, भाई आजकल न्यूज़ में हम देखते हैं रेवड़ी कल्चर और फ्रीबीज की बात जो की जाती है, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाटर, ये सारी चीज़ें बात की जाती है। एंड कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली एक जनरल मासेस में, एक जनरल टर्म्स में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एज फ्रीबीज? ये बेसिकली है क्या? देखो फ्रीबीज मतलब जो नाम में ही हमें देखने को मिलता है कि फ्री में दी गई चीज़ें, तो मतलब समथिंग यू आर गिवन फॉर फ्री, उसको हम फ्रीबीज कहते हैं। अब इसको जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उन्होंने रेवड़ी कल्चर भी कहा है, मतलब 16 जुलाई 2022 को वो एक स्पीच के दौरान उन्होंने रेवड़ी कल्चर करके इसे क्रिटिसाइज भी किया था। अब क्रिटिसाइज क्यों किया था उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर हम फ्रीबीज को थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके जो रूट्स है वो हमें 140 BC में देखने को मिलते हैं। मतलब बेसिकली जब थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक जो रोमन गवर्नमेंट थी उसका जब कोलैप्स हुआ तो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर आई थी, और जिसके वजह से क्या हुआ, जो लोग हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से उनकी अवस्था हो गई थी। मतलब लोग स्टार्व कर रहे थे, सैनिटेशन की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब थी। तो इस वजह से वहाँ पर जो ऑटोक्रेटिक रोमन गवर्नमेंट थी उनके द्वारा 2 चीज़ें की गई। पहला तो किया गया कि जो फूड ग्रेन्स है, जो ब्रेड है, मीट है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने की कि फ्री एंटरटेनमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब सड़कों पर फ्री एंटरटेनमेंट उन्होंने दिया, जिससे हुआ क्या, लोगों का पेट भर रहा था, लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा था। इससे लोग सवाल ही नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट को। जो उनका एक आक्रोश था गवर्नमेंट के खिलाफ, वो आक्रोश ही खत्म हो गया। जो रोमन गवर्नमेंट थी वो वहाँ के चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। मतलब सब कुछ वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो पूरा कचरे में जा रहा था, लेकिन लोग जो है वो काफ़ी खुश थे। क्यों? क्योंकि उनका पेट भर रहा था और जो एंटरटेनमेंट उनको चाहिए वो एंटरटेनमेंट वहाँ पर मिल रहा था। और इसी वजह से एक जुवेनल जो एक रोमन पोएट है उसके द्वारा अपने एक लेख में उन्होंने काफ़ी खूबसूरत चीज़ से इसको डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था ब्रेड एंड सर्कस, मतलब जो लोग हैं वो ब्रेड खाकर खुश है और जो सर्कस उनको दिखाई दे रही है, दिखाई जा रही है, उससे वो अपने आप में संतुष्ट है। जो गवर्नमेंट है उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट है वो मांग नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बेसिकली फ्रीबीज जो उसका आगमन देखने को मिलता है। अब देखिए फ्रीबीज जो है ना वो उसको मिसअंडरस्टूड नहीं किया जाना चाहिए वेलफेयर पॉलिसीज से, क्योंकि फ्रीबीज और वेलफेयर पॉलिसीज इसमें काफ़ी एक थिन लाइन देखने को मिलती है। फ्रीबीज मतलब बेसिकली एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो दी जा रही है, लेकिन वेलफेयर स्कीम मतलब क्या है कि सरकार फ्री में भी अगर कोई चीज़ दे रही है लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से दे रही है कि उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखा से जो वेलफेयर जो चीज़ें होती है, जो वेलफेयर पॉलिसीज़ होती है, इसका हमें कॉन्स्टिट्यूशन के DPSPs में भी एक रूट देखने को मिलता है। एंड जो वेलफेयर मेजर्स वो अच्छे से प्लान किए होते हैं, उनके लिए रिसोर्सेस अच्छे से अलोकेट किए जाते हैं, डीप स्टडी करके उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, प्लान किया जाता है। बट फ्रीबीज हम कई बार देखते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए होते हैं। 100%। मतलब जैसे पॉलिटिकल गेन जो है उसके लिए फ्रीबीज जो है अक्सर उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, कोई सरकार अगर बोल दे इलेक्शंस के पहले कि हम आपको इलेक्शन जीतने के बाद सबको आईफोन फ्री में बांटेंगे, तो ये एक
फ्री भी हो गई, क्योंकि जिसका रिटर्न जो है गवर्नमेंट को इतना अच्छा खासा मिलेगा नहीं, और जो उनकी तिजोरी है वो खाली होती जाएगी। वही अगर हम वेलफेयर पॉलिसी की बात करें तो हम फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, इसकी बात कर सकते हैं, जहाँ पर जो रिटर्न्स है, क्योंकि अगर तबीयतें लोगों की अच्छी रहेगी तो अपने आप उनका जो काम है उसमें इंक्रीज होगा, एंड देन वो इंक्रीज होगा तो इवेंचुअली जो सरकार है उनको टैक्स के रूप में ऐसे वैसे उनको फ़ायदा जो है वो मिलेगा। तो ये बेसिकली फ्रीबीज जो है मेरे हिसाब से मुझे देखने को मिलती है। राइट अभी आपने कहा कि एजुकेशन या फिर हेल्थ सेक्टर में जब हम इस चीज़ का एप्लीकेशन करते हैं तो इसे हमें थोड़े ज़्यादा डिविडेंड्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये हर केस में सूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम अगर केरला की बात करें तो केरला का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो उनकी स्पेंडिंग है, जो कि हर साल वो रिकरिंग तरीके से स्पेंड करते हैं, उसमें से 70% उनकी स्पेंडिंग जो है वो यही चीज़ों में जाती है, सैलरीज, एक्सपेंसेस। और कहा यह जाता है कि वहाँ पे जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है वो कई रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस से भी बेटर है। बट व्हाट दे आर लैकिंग इज कि अभी भी उनका जो हेल्थ सेक्टर या फिर एजुकेशन सेक्टर है, इट इज़ वेरी वर्कफोर्स इंटेंसिव। वहाँ पे ऐसा कोई एफिशिएंसी आई नहीं, वहाँ पे ऐसा इनोवेशन कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से दे रहे हैं, फ्रीबीज चल रहा है, और सोशल जो उनका है वो सोशल स्पेंडिंग ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा कम फोकस किया जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कम आ रही है। एंड उसके कारण अभी हम देख सकते हैं कि केरला में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी सेंटर के साथ में गए थे। तो व्हाट आई फील इज कि यस, एजुकेशन सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर जैसे जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो सेक्टर है, तो उन चीज़ों में होना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फ्रीबीज ही अल्टीमेट सॉल्यूशन आप उसको देख रहे हो, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही अल्टीमेट सॉल्यूशन देख रहे हो। यू शुड एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्राइवेट जब प्लेयर्स आते हैं तो पाया गया कि जब प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो इनोवेशन भी साथ में आता है, इन्वेस्टमेंट भी साथ में आती है, तो ओवरऑल यू गेट अ बेटर एट योर सर्विसेज। तो जो भी आप करें उसमें आप अच्छे से जो चीज़ें स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ आप उसमें ला सकते हो। अभी आप देखो ना कि जैसे अगर हम बजट की बात करते हैं, वो यूनियन बजट हो या कोई भी स्टेट का बजट हो, उसमें हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू मतलब होता है कि जैसे हमारे घर की अगर हम बात करें तो हमने टूथब्रश खरीद लिया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। वही अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा अवॉइड किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उससे कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जैसे सरकारें जो ब्रिजेस बनाती है, जो रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उससे काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न्स जो है वो गवर्नमेंट को मिलते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे, जो सब्सिडीज़ दी जाती है या जो फ्रीबीज दी जाती है, इसको कैलकुलेट किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट किया जा रहा है तो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप फ्रीबीज जो है उसको बढ़ाओगे। और अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में उनको कटौती करनी पड़ेगी। मतलब समझ लीजिए कि ऐसा हो रहा है घर में कि आपने टूथब्रश खरीद लिए बहुत सारे और आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही नहीं किया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो ये तो घाटे का सौदा हुआ ना आपके लिए। उसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा भी इसी तरीके से किया जा रहा है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लो, भाई लो, फ्रीबीज लो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ना रोड्स बन रहे हैं, ना ब्रिजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो रोजगार है वो भी निर्माण नहीं होता है, लोग घर पे बैठे रह रहे हैं। एक लूप जो है वो बन जाता है। इस तरीके से एक लूप में अगर हम फंस जाते हैं तो गवर्नमेंट भी जो फ्रीबीज दे रही है, बेसिकली उनका मोटिव रहना चाहिए कि टेम्पररी फ्रीबीज जो है वो दी जा रही है, देन उसके बाद इनमें से लोगों को निकालना है और फिर उसके बाद फ्रीबीज की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये इस तरीके का लूप बन जाता है जिससे निकलने का गवर्नमेंट जो है कभी सोच भी नहीं सकती है। नाउ अगर हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो जैसे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से सीधी सीधी एक बात है कि नथिंग कैन बी फ्री। इफ यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग, समवन हैज टू बेयर दैट कॉस्ट। ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल सीधा सीधा कहता है। अगर हम लोन वेवर्स की बात करें एंड दैट वुड काउंट एज फ्रीबीज, व्हाट डू यू थिंक, है ना? तो लोन वेवर्स भी फ्रीबीज में आते हैं। हम देख रहे हैं कि कितने सालों से हम लोन वेवर्स पे ही चल रहे हैं, कई सालों से, बट स्टिल हमने अभी तक के फार्मर्स को
उतना कहीं ना कहीं केपेबल नहीं बनाया, या फिर उनको इस कई स्टडीज में पाया गया कि कुछ बहुत सारे फार्मर्स दे कैन अफोर्ड टू रिपे देयर लोन्स, लेकिन बिकॉज दे आर नाउ एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट टू उनके जो लोन है वो वेव कर दिए जाएंगे, तो वो लोग अभी उतना हैबिचुअल नहीं रहे टू रिपे द। हाँ, मतलब अभी तो ऐसा हो गया है कि काफ़ी सारे फार्मर्स जानबूझकर जब इलेक्शंस होते हैं उसके पहले भारी भरकम लोन ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही होता है कि इलेक्शन में जो लोन वेवर है वो तो हो ही जाएगा। या इलेक्शन से पहले। एंड माय पॉइंट इज कि जब आप कैश को हैंड ओवर करना, नाउ दैट इज काउंटेड एज इलेक्शन ऑफेंस। बट आप ये जो फ्रीबीज बांट रहे हो, ये एक्चुअली बालाजी केस में 2013 में उन्होंने यही इशू उठाया था कि इसको भी आप जो फ्रीबीज बांट रहे हो, दिस शुड बी इवन काउंटेड एज इलेक्शन ऑफेंसेस। इसको भी एक ब्राइब करना वोटर्स को एक इस तरीके से माना जाए, ऐसा उन्होंने उस केस में कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि बिकॉज दिस इज अ पॉलिसी मैटर और लेजिस्लेचर जो है वो एम्पावर्ड है ये सारी चीजें करने के लिए। बट नॉनदलेस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक बैलेंस होना चाहिए, और एक्चुअली ये केस हाई कोर्ट में गई थी, इसके बाद में एक PIL भी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं दोनों को एक ही चीज में क्लब कर रहा हूँ, एक ही जगह पे। तो दोनों जगह पे कोर्ट का यही वर्डिक्ट था कि इलेक्शन कमीशन शुड हैव अ लार्जर रोल इन दिस। अब इलेक्शन कमीशन क्योंकि जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस होते हैं उनको देखता है, RP एक्ट 123 के हिसाब से भी, जो 123 एक्ट है उसके हिसाब से भी देखा जाता है। नाउ जब इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि नाउ यू शुड मॉनिटर दिस, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अकाउंटेबल रखना चाहिए अपने, और अगर कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो देखो कि क्या उनके पास कोई एक प्रॉपर प्लान है उस रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने का। एंड इफ नॉट, तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इस पार्टी को रोकना चाहिए, इट शुड रेस्ट्रिक्ट दिस पार्टी। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है कि बिकॉज इट इज अ पॉलिसी मैटर, इट डजंट लाई इन आवर एम्बिट। इलेक्शन कमीशन का भी एक हिसाब से ठीक है, क्योंकि उनको वो पावर ही नहीं है ना, बिकॉज दिस इज टोटली पॉलिटिकल मैटर। एंड इलेक्शन कमीशन ने फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया था कि आप देखो ये जो इरेशनल फ्रीबीज आप दे रहे हो, यू शुड हैव अ सर्टेन कंट्रोल ओवर इट, अ काइंड ऑफ रेगुलेशन ओवर इट। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि भाई दिस इज स्ट्रेट वे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर पॉलिटिकल राइट्स। मतलब कहीं ना कहीं वी कैन सी कि पॉलिटिकल पार्टीज वांट दीज, जैसे कई जगह पे देखा जाए कि सेंटर की सिमिलर स्कीम चल रही है, बट बिकॉज दैट स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी इन दैट रीजन वांट्स टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज द सेवियर ऑफ द पीपल एंड वेल विशर ऑफ द पीपल, तो वो अपने हिसाब से अपने CM के नाम से या फिर अपने कोई लीडर के नाम से डिफरेंट सेम एम्बिट में एक पॉलिसी लेके आते हैं। बिल्कुल। अभी देखिए ना, अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कुछ स्टेट्स के, तो सबसे पहले हम पंजाब का एग्जांपल लेते हैं। पंजाब में जब इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे पंजाब एंड दिल्ली, ये जो है आम आदमी पार्टी, बिकॉज ये तो OG है भाई फ्रीबीज के। तो आज अगर फ्रीबीज का कोई भी नाम चलता है तो आपका चेहरा सबसे पहले आता है, केजरीवाल साहब का चेहरा सबसे पहले आता है। हाँ, और फ्री 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 उसमें आप देखिए कि पंजाब की कुछ ही हम मतलब एक दो स्कीम के रूप में ही लेते हैं फ्रीबीज के बारे में। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की उन्होंने बात की थी, जैसा दिल्ली में किया गया था। अब आप उससे देखिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी के इससे हुआ क्या है। पावर सब्सिडी बिल जो है वो 24,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। पंजाब का जो डेट है वो 3.74 लाख करोड़ पर टच कर रहा है। एक पंजाबी इंसान है जो पंजाब में रह रहा है, उस पर ऑलरेडी कर्जा कितना हो चुका है, बिना उसने कोई कर्जा लिया भी नहीं होगा अपनी जिंदगी में खुद के पर्सनल यूज के लिए। लेकिन ये जो फ्रीबीज दी जा रही है इसके चलते एक पंजाबी के सर पर 1.24 लाख का कर्जा जो है ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो 1,000 रुपीज जो है विमेन को देने का उन्होंने कहा था 2022 में। लेकिन ये जो पूरे ब्लंडर किए गए फ्रीबीज के नाम पर, उसकी वजह से 1,000 रुपीज जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो दे भी नहीं पा रहे हैं। इससे हमको पता चलता है कि भाई इन दी एंड रेवेन्यू जो है वो तो देखना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। वो बोल देंगे कि भाई हम बोलने को क्या जा रहा है, हम 10,000 रुपये महीना महिला को दे देंगे, 20,000 रुपये महीना महिला को दे देंगे, लेकिन उनके पास पैसा जो है वो आना भी तो चाहिए। इसके वजह से हुआ क्या है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक डेट ट्रैप में फंस चुकी है।
जो वो कर्जा ले रही है वो दूसरा कर्जा चुकाने के लिए पैसा जा रहा है। इस तरीके से पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है हमें पंजाब में देखने को मिल रही है। इवन अगर हम हिमाचल प्रदेश देखें जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अभी तो हम आम आदमी पार्टी की देख रहे थे, लेकिन अगर हम कांग्रेस की भी गवर्नमेंट देखें हिमाचल प्रदेश में जो है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आ जाएंगे ये कहा था। अब इसके ओल्ड पेंशन स्कीम हम सभी को पता है क्या है कि भाई जो न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी 2004 के बाद से, ऐसा ऐसा उसमें था कि जो पेंशन है वो किसी को भी नहीं मिलेगी। जो पैसा उनसे इकट्ठा किया जा रहा है वही पैसा इन बाद में उनकी जब रिटायरमेंट हो जाती है वही पैसा उनको दोबारा लौटा दिया जाएगा। लेकिन पेंशन स्कीम में क्या था कि उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, उनको रिटायरमेंट के बाद सीधी पेंशन जो है दी जाएगी, वो भी हाफ ऑफ दी जितना उन्होंने रिटायरमेंट पे अमाउंट उनका था, सैलरी उनकी थी। ऐसे सिनारियो में जब ओल्ड पेंशन स्कीम की गई तो कांग्रेस को भर भर के वोट मिले, कांग्रेस वहां पर सरकार बना लेती है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी है 2 लाख एम्प्लॉयज, उनको सैलरी नहीं मिली, 1.5 लाख पेंशनर्स जो है उनको पेंशन नहीं मिली। ये हालात जो है हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले। वैसी ही चीजें कर्नाटका जो है वहां पर भी हमें देखने को मिली थी। अब देखिए यहां पर क्या है, एक बार का हम दिल्ली जो है उसको एक कंसिडर इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई वहां पर सब, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो इसलिए क्या है दिल्ली की काफी ऐसी चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाथ में, जैसे पुलिस जो है वो सेंटर चलाती है, तो उसका खर्चा स्टेट को मतलब दिल्ली को नहीं देना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए दिल्ली जो है वो भी जो पहले फाइनेंशियल सरप्लस में चलती थी अब वो डेफिसिट में आ चुकी है। तो इससे हमको ये पता चलता है जिस तरीके से जो एक फ्रीबीज दिया जा रहा है वो भी अब प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है। अब इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, काफ़ी सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली में जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है या फिर फ्री वाटर दिया जा रहा है ये एक बेसिक नेसेसिटी है, मतलब हर इंसान को पानी जो है वो अधिकार है, पानी उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब जो गवर्नमेंट होती है उनको क्या करना होता है, जो पानी है उसको वो रिफाइंड करके प्योर करके वो लोगों के टैप में भेजती है। अब इसमें क्या हो रहा है, उनको पैसा तो लग रहा है, जो गवर्नमेंट है उनको पैसा लग रहा है इसको प्यूरिफाई करने के लिए, लेकिन जब वो फ्री में लोगों को बांटा जाता है उस समय पर लोगों को उसकी कदर नहीं होती है। और जो स्कार रिसोर्सेस है जो खत्म हो सकते हैं, जो लुप्त हो सकते हैं, और ऐसा तो आगे कहा जा रहा है कि भाई जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा, हालांकि कई कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 चल रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 जब होगा वो पानी की वजह से होगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे समय पर जो इतना इंपॉर्टेंट एक रिसोर्सेस है उसको जब हम फ्री में देते हैं तो उसका दुरुपयोग होता है। उसे फ्री में मतलब फ्री में जब दिया जाता है तो ऐसे ही वेस्ट काफी ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से आज हम देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो दिल्ली में हो तो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ पानी की जो समस्या है ये भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। भले वो ग्राउंड वाटर हो, भले वो यमुना के पानी का डिप्लीशन हो, भले वो जो टैप वाटर है उसमें हमने देखा है स्वाति मालीवाल जी जो है, जो आम आदमी पार्टी से ही एमएलए एमपी है राज्यसभा में, उनके द्वारा जब अभी भांडाफोड़ किया जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार का, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो स्कीम कौन सी दिखाई थी कि टैप वाटर से कोका कोला ले लो योजना। तो इससे हमको ये पता चलता है कि भाई टैप वाटर से इतना गंदा पानी जो है वो निकल कर आ रहा है। तो इसलिए जो बेसिक नेसेसिटी है वो जरूर दी जानी चाहिए, वो जरूर पूरी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं वो भी देखे जाने चाहिए। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि भाई जर्मनी में अगर फ्री में कोई चीज दी जा रही है यहां पर भी फ्री में दी जाएगी, वहां पर जनता काफी कम है, वहां पर पॉपुलेशन काफी कम है, उनकी रिक्वायरमेंट्स काफी कम है, लेकिन इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा हो जाती है, रिसोर्सेस कम और जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसे समय पर अगर कोई चीज फ्री में दी जाए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमें बेसिकली देखने को नहीं मिलती है। या अभी जैसे आपने जर्मनी की बात की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो जर्मनी में एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू इंडिया, जैसे इंटरनेट बिल्स दे आर ऑन दी हायर साइड। अब कुछ लोग तो बोलते हैं कि इंटरनेट की वैसी ज़रूरत ही क्या है, कुछ लोग बोलते हैं हाईवेज की भी ज़रूरत क्या है, बट इन टूडेज वर्ल्ड यू नो इंटरनेट कितना आवश्यक है। एंड कमिंग टू योर पॉइंट, जब हम फ्रीबीज की बात करते हैं तो वी आर समवेयर अंडरमाइनिंग द क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसे देखने को मिला था कि फ्री लैपटॉप्स बांटे गए थे, फॉर एग्जाम्पल इन तमिलनाडु। तो सीडैक ने एक रिसर्च किया था, जो लैपटॉप में टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, दैट वाज टोटली ऑब्सोलीट। वो बिल्कुल मतलब जो समय है उसके हिसाब से नहीं था।
नाउ यू आर सेइंग कि वाटर की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दी जा रही है, वैसे ही बसेस की। मैं अभी 3-4 साल से जब न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, मैं हमेशा जब देखता हूँ कि कितने बसेस है, मतलब जो भी रिपोर्ट्स होते हैं जो कि DTC के हिसाब से मतलब जो उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे बताते कि 4000 बसेस है, अराउंड 4000 बसेस है दिल्ली के पास। 4 साल से 4000 ही बस है। और कह रहे हैं कि अगर अराउंड हम 40 सीट अगर बात करें, 40 सीट एक बस में होती है, और 40 सीट क्योंकि विमेन को अभी फ्री कर दिया गया है, दैट अकाउंट्स टू लाइक 1,60,000 सीट्स। लेकिन विमेन की पॉपुलेशन ही 78 lakhs के अराउंड है दिल्ली में। 2-3 साल पुराने आंकड़े हैं, हम तो मेन की बात काउंट ही नहीं कर रहे। मतलब इस जो फ्री बसेस के हिसाब से कई बार ये कहा जा रहा है कि इससे विमेन की एम्पावरमेंट बढ़ी है, लेकिन कुछ विमेन ऐसे भी है जिनका ये कहना था कि 38%, इससे पहले आई एम गोइंग टू द स्टैटिस्टिक्स, कि 38% जो ट्रैवलर्स थे वो विमेन थे, मेट्रो से या फिर बस से। अब ये 38% विमेन एम्पावर्ड ही थी, जॉब करती थी, अच्छा कमाती थी, और अभी उनका ये कहना है कि हम अब ऐसे बस में नहीं जाना चाहते जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बैठने को भी जगह नहीं है। और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार विमेन को इनअप्रोप्रिएटली टच भी कर दिया जाता है, और कई बार स्टैम्पिड लाइक सिचुएशंस का भी सामना इस फ्री के चक्कर में हुआ है। वॉट माई पॉइंट इज कि जो विमेन पे कर सकती थी और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी पे करने में, दे जस्ट वांटेड बेटर सर्विसेज। वो तो ये सोच रही थी कि सिक्योरिटी कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए, कंफर्ट इंप्रूव होना चाहिए बस में, बस की जो एक क्वालिटी है, जो हम यूरोप में हम जाते हैं तो कितनी क्वालिटी का उनका हमको देखने को मिलता है। तो अगर कुछ लोग ऐसे भी है, मैक्सिमम लोग की जो पैसे देने को रेडी है, बट यू गिव अस बेटर क्वालिटी। सिर्फ फ्री ही नहीं चाहिए हर किसी को। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भाई मैं आपको फ्री इंटरनेट दे रहा हूं, लेकिन वो दे रहा हूं मैं 2G, तो आप बोलोगे रहने दे भाई, आई विल मैनेज, है ना। तो फ्री इज, अगर बेसिक चीज आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो, अगर बेसिक चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जा रही है, 200 यूनिट्स फ्री दिए जा रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइज ऐसे किए जा रहे हैं कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, बट व्हाट दे आर मिसिंग आउट ऑन कि जो वो 200 के लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जिनका 200 यूनिट्स तो 1 घंटे में जल जाता है, उनसे काफ़ी ज़्यादा रेट्स लिए जा रहे हैं। और इतने रेट्स लेने के बाद भी बिकॉज डिस्कॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज स्टिल इन टेटर्स, इतनी खराब हालत है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की कि अभी LG साहब, सक्सेना साहब कहीं गए थे दिल्ली के एक एरिया में, वहाँ बताया गया कि वहाँ पे पावर कट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी जब उद्धव साहब थे उनके टाइम पे एक एनर्जी बार्स आई थी जो कि स्कूल में मिड डे मील के सप्लीमेंट में बांटी जाती थी, लेकिन मेरे घर के बाजू में स्कूल है, वो चॉकलेट्स बच्चे खा ही नहीं रहे थे बिकॉज उसमें देखा गया कि वर्म्स थी और टेस्टी भी नहीं थी, तो इवेंचुअली वो बछड़ों को, गायों को, भैंसों को खिला दी गई। तो इस तरह का फ्री भी किस काम का। आप एक बेसिक चार्ज, व्हाट यू कैन डू इज, आप जो पे कर सकते हैं तो आप 40 रुपीज़ ले लो, 80 रुपीज़। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा था कि 2000 रुपीज़ का लॉस हर साल हर दिन एक बस को होता है, तो मतलब 80 लाख का नुकसान एक दिन में बसेस का हो रहा है। तो आप अगर आधी भी टिकट ले लो तो 40 लाख का फायदा आपके गवर्नमेंट को हो सकता है। वो 40 लाख का फायदा आप क्या कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बस स्टैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बसेस को थोड़ा इंप्रूव करने में यू कैन यूज इट। यही एक पैटर्न हमें तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पर फ्री कलर्स टीवी जो है वो बांटे गए थे और स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि काफ़ी फ़ायदा उसमें दिखाई दे रहा था। मतलब जो महिलाएं हैं वो काफ़ी एम्पावर्ड हो रही थी, उनको बाकी दुनिया के बारे में पता चल रहा था, जिसके वजह से जो एक हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी जो महिलाएं हैं उनका एक आगमन होने जा रहा था और हो रहा था। देन फ्री ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो हाउस होल्ड्स है उसमें काफ़ी सेविंग्स हो रही थी। मतलब महिलाओं का ये कहना था कि हम 1-1 हज़ार जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बचा रहे हैं, जो महीने का हमारा खर्च होता था। तो ये फ्रीबीज जो है अच्छी मानी जा रही थी, लेकिन इवेंचुअली उसका अगर हम फर्दर देखते हैं तो हुआ क्या, तमिलनाडु जो है वो भी एक फाइनेंशियल ट्रैप जो है उसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस उसी के साथ साथ होता क्या है, जैसा अभी आपने कहा कि जो रेवेन्यू है वो
कहाँ से हम उसको फुलफिल करेंगे जो फ्रीबीज है उसको, ये भी गवर्नमेंट को पता करना और लोगों को बताना भी ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या है, जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका में जो फ्रीबीज है वो देने के चक्कर में जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ा दिए गए। पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ जाते हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हिमाचल प्रदेश का बहुत ज़्यादा फेमस एक टैक्स है, वो आपको पता ही होगा, टॉयलेट टैक्स जो सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो इस तरीके से जो अलग अलग तरीकों से सरकार जो है जो उसका उपभोग नहीं ले पा रहे हैं वो लोगों से वसूलना शुरू करती है। तो उन लोगों में डिस्ट्रेस जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। और कब तक वसूलेंगे, वहाँ की भी एक लिमिट है ना, आप कितना वसूलोगे। आप अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हो, वैट अगर बढ़ा रहे हो तो कितना एक हद तक ही बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके बाद सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को लोन ही लेना पड़ता है, डेट ट्रैप में वो फंसती जाती है। और जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो उसका जो एक खामियाजा है जो फ्रीबीज ले रहा है उसे भी तो भुगतना पड़ता है। अब जैसे कि ये जो महिला थी जिन्होंने कहा था कि मेरा 1,000 रुपये बच रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, अब फर्ज कीजिए कि उनका महीने का 1,000 बच रहा है, लेकिन जब वो सामान खरीदने को जा रही है वो तो उनको खरीदना पड़ेगा। जो उनको चीज़ें हैं, राशन समझ लीजिए, जो उनको सब्जियाँ है वो समझ लीजिए, ये तो उनको खरीदनी पड़ेगी। और जब वो खरीदने जाएगी तो ऑब्वियस है जो वो 5 रुपये पहले पे कर रही थी अब उसके लिए 10 रुपये पे करना पड़ेगा। तो जो उनके बच रहे हैं वो भी पूरी तरीके से बच नहीं रहे हैं, उसमें से भी कुछ चीजें जो है वो उनको जो मिल रहा है बेनिफिशियरी उसमें से उनको देना पड़ रहा है। तो इसलिए जो आपने सजेशन दिया कि भाई जो 50% भी अगर वो पैसा वसूल ले तो उनको रेवेन्यू में इंक्रीज होगा, जिससे कि उनको 50% डिस्काउंट देने में इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। और बर्डन अगर नहीं आएगा, जो 50% जो महिला है जो बाकी खर्चे कर रही है उससे जो वसूला जा रहा है वो भी वसूलना नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपने कही। और ये क्या होता है ना, ये जो एक पूरा ट्रैप हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, एक जो लूप क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से जो लोग हैं वो भी आलसी बनते जाते हैं। अब देखिए अगर हम महाराष्ट्र का एग्जांपल ले तो महाराष्ट्र में हुआ क्या है, जो 1,500 रुपए हर महीना महिला को दिया जा रहा है इसकी वजह से सरकार की तिजोरी पर कितना असर हो रहा है, 46,000 करोड़ रुपीज इतने सरकार को हर साल देने पड़ रहे हैं। फ्री सिलेंडर बोलिए, है ना, इसके वजह से इम्पैक्ट। अब देखिए महाराष्ट्र में ये दिया जा सकता है एक हद तक, क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र के पास काफी ज्यादा पैसा है, लेकिन इसकी वजह से भी इंपैक्ट क्या हुआ है, जो डेफिसिट जो 3% से क्रॉस नहीं होना चाहिए, जो 3% की एक लिमिट सीलिंग लगाई गई है उसको भी अब ये महाराष्ट्र जो है वो क्रॉस कर सकता है डेफिसिट को। तो बर्डन जो है वो किस पर आता है, आम जनता पर आता है। हालांकि अगर हम देखें तो एक तरीके से माना जाता है कि ठीक है भाई, आप जो एक मिनिमल अमाउंट है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन जब आप मिनिमल अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो बात की जाती है, फिर आप बाकी की जो सब्सिडीज होती है, बाकी की जो फ्रीबीज है उनको हटा देना चाहिए। आप अगर बाकी की भी सब्सिडीज रख रहे हो फिर उसके बाद ये भी आप दे रहे हो तो उसमें मतलब नहीं बनता है। और क्या होता है ना, ये इसलिए एक ट्रैप में फंस जाती है गवर्नमेंट, क्योंकि अब अनाउंस कर दी है। अब अगर आगे जाकर जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना जो लाई गई थी तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने पैसा प्रोवाइड किया, वहां पे भी बहुत ज्यादा पैसा है इसलिए बर्डन जो है वहां पर नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हुआ है पिछले कुछ एक साल से न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं लिए गए। अब उससे क्या हो रहा है, अपोजिशन जो है सीधा ब्लेम कर रहा है कि भाई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं लिए। अब इसके वजह से क्या होगा कि अब न्यू रजिस्ट्रेशन जो है न चाहते हुए भी गवर्नमेंट को अगर कोई दूसरा प्लान हो दूसरे तरीके से देना है, लेकिन फिर भी उनकी नाम खराब नहीं होना चाहिए, उनका वोट खराब नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से अब उनको ये चीज जो है इसमें एक लूप में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती है। अब अगर हम फार्मर्स की भी बात करते हैं, जैसे आपने लोन वेवर की बात की थी, लोन वेवर से होता क्या है कि भाई कर्जा ले लिया वो माफ कर दिया गया, उससे कुछ फायदा हो रहा है फार्मर को, नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ट्रैप है उसमें तो फार्मर फंसा हुआ है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है फार्मर्स को, ये काफी अच्छा एक डिसीजन माना गया था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने से जो फार्मर है उसको इरिगेशन में फायदा होगा। लेकिन हमारे जो पिछले आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जो अच्छा खासा मतलब जिसके पास पैसा है फार्मर के पास, वो बोरिंग को ज्यादा डिग करता है, ज्यादा डीप लेकर जाता है जहां से ज्यादा पानी आ रहा है, और जो गरीब फार्मर है वो शैलो उसका ये रहता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी अगर देवी जी तो भी ज्यादा फायदा जो है वो पुअर या मार्जिनल फार्मर को नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो वेस्टेज भी होता है, जिससे पानी का भी वेस्टेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी वेस्टेज होता है, जिसके बारे में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने काफी एक अच्छा इनिशिएटिव लाया कि भाई सोलर पैनल जो है उसके थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी जो है फार्मर जनरेट भी करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जो सरप्लस रहेगी उसको बेच भी पाएगा। तो ये एक फायदा देखने को मिलता है। लेकिन फ्रीबीज देखा जाए ओवरऑल तरीके से
तो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत पैसा अगर दिया जा रहा है तो एक हद तक ठीक भी माना जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही हम फ्रीबीज के पीछे चले गए तो ऐसा ट्रैप है जिसका बर्डन जो है स्टेट पर तो आता ही है, आम जनता पर आता है, क्योंकि आम जनता से ही पैसे वसूले जाएंगे और जिसका जो बेनिफिट है लॉन्ग रन में दिखाई भी नहीं देता है। राइट नाउ क्योंकि हम इतना डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की, अभी इतने में एक रिपोर्ट आया था कि महाराष्ट्र इज अ लीडिंग स्टेट जिनके पास में एफडीआई आ रहा है 70,000 करोड़ के अराउंड, एक क्वार्टर का एफडीआई आ रहा है। नाउ महाराष्ट्र कैन डेफिनेटली अफोर्ड ये चीज़ जो है, बिकॉज महाराष्ट्र में जो हो रहा है हमने देखा कि इतना क्वालिटी लेवल का, वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। कोई इन्वेस्टर है ना जो बाहर बैठा है, अगर वो इन्वेस्टर किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो व्हाट ही सीज, देख रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, सिटीज की सिचुएशन कैसे, बिकॉज वो ज़्यादातर सिटी में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि बैंगलोर इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे जो आईटी फर्म्स है दे आर कीन टू इन्वेस्ट इन बैंगलोर। लेकिन बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि जब उन्हें वाटर लॉग स्ट्रीट्स दिखी थी बैंगलोर की, वहां पे कचरा कूड़ा इतना पड़ा है और उसकी रिपोर्ट्स मीडिया में चल रही है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट था दिस वाज काइंड ऑफ डिस्करेज्ड। अभी इतनी सिचुएशन टफ हो गई थी कि वहां पे बैंगलोर में गवर्नमेंट को कुछ लोगों को कूड़ा कचरे के पास खड़ा करके रखना पड़ता था, और अगर कोई व्यक्ति सेग्रीगेट करके वेस्ट नहीं ला रहा है तो उसको फाइन लगा दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो है हम स्ट्रक्चरल जो डेफिशिएंसीज को एड्रेस नहीं कर पा रहे, दैट इज व्हाई वी आर मास्किंग इट विथ फ्रीबीज। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये बोलते हैं कि द गवर्नमेंट्स फेलियर इज मास्क्ड बाय इट्स वेलफेयर, सो कॉल्ड वेलफेयर इनिशिएटिव जो कि फ्रीबीज के रूप में आते हैं। कमिंग बैक टू लैपटॉप्स, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है आउटडेटेड लैपटॉप्स का, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी आप मैनेज डिस्पोज नहीं कर पा रहे हो। आप पोल्यूशन की जो बात है, पोल्यूशन पे बात नहीं हो पा रही है। जो इन सारी फ्रीबीज से जो होता है, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन का देखा, हमने एयर पोल्यूशन का भी देखा था, तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल ये वेस्ट से ही तो कनेक्टेड, अगर आप वेस्ट सही से मैनेज नहीं कर पाए। माय पॉइंट इज, जो बाहर बैठा इन्वेस्टर है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही सबसे पहले देखेगा। वो देखेगा कि कितनी प्रॉमिसिंग, कितने रिवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल है इस इकोनॉमी में, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन आप कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सिर्फ फिस्कल सरप्लस होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप नया रिवेन्यू नहीं बना रहे, इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग, आपकी जो रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटीज को आप डेवलप नहीं कर रहे हो, तो आप कितना भी फ्रीबीज दे दो, कितना भी वेलफेयर स्कीम्स दे दो, कहीं ना कहीं यू वुड बी काउंटेड एज अ पुअर नेशन जो कि डेवलप ही नहीं होना चाहता। दे जस्ट वांट टू फीड ऑफ ऑन जो फ्री थिंग्स दी जा रही है। कई जगहों पे इसको डिपेंडेंसी कल्चर भी कहा जाता है, अ सॉर्ट ऑफ एंटाइटलमेंट। कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि 41% तक के लोगों को लगता है कि फ्रीबीज जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सर्वे हुआ था, और बहुत सारे लोग जो अभी वेल्दियर साइड पे, जो कि मिडिल क्लास है, वो बोलते हैं कि फ्रीबीज इज वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को इफ दे वांट उनके वोट्स ही वो चाहते हैं, तो उनको ये भी देखना होगा कि जो मिडिल क्लास है उनसे दूर होता जा रहा है, बिकॉज मिडिल क्लास को कुछ बेनिफिट्स ही नहीं मिल रहे। उनको क्या मिल रहा है? उनको सो टैक्सेस ही मिल रहे हैं। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो बेचारा मिडिल क्लास ही है। क्योंकि अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक मिडिल क्लास को फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख भी सैलरी है, तो सैलरी के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे कि हाँ भाई ये तो बहुत अमीर है क्योंकि 1 लाख सैलरी है। लेकिन जब 1 लाख सैलरी होती है तो मिडिल क्लास के जो एस्पिरेशंस है, जो दिखाना होता है कि मैं अमीर हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, 1 लाख रुपये उसकी सैलरी है, लेकिन अगर आप उसके क्रेडिट कार्ड देखोगे तो उस पर 1.5 2 लाख का ऑलरेडी कर्जा बना हुआ होता है। मतलब उसको सैलरी आते से पूरी की पूरी सैलरी जो है वो तो क्रेडिट कार्ड में ही खर्च करनी है। फिर नेक्स्ट जो महीना होता है वो फिर से क्रेडिट कार्ड जो है उसका इस्तेमाल करके वो पूरा चलाता है। मतलब पूरी पूरी जिंदगी जो है वो ईएमआई पे काट रहा है। वही अगर हम गरीब इंसान देखें तो गरीब इंसान जिसको समझ लो फॉर एग्जांपल अगर पूरे घर का जो इनकम है वो अगर 30,000 रुपये भी आ रहा है तो उसको राशन फ्री मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है, ऊपर से कुछ बेनिफिट जो है वेलफेयर स्कीम्स के, सब्सिडीज के, वो सारी चीज़ें भी मिलती है। मतलब एक जो मिडिल क्लास है वो जितनी सैलरी आ रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है, और एक जो गरीब इंसान, जो हम सो कॉल्ड गरीब इंसान कहते हैं, उसकी
30,000 में से भी कम से कम 5-6 हज़ार की मिनिमम सेविंग जो है वो तो हो ही जाती है अपने ऊपर खर्च करने के बाद भी। एंड इन्फ्लेशन जो आपने बात की थी कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, तो एक बेसिक लेवल की चीजें भी उनको लाने के लिए देन ऑड इवन जैसी स्कीम लाई जाती है। वो कार खरीद लेता है मिडिल क्लास, उसको ऑड इवन जैसे स्कीम का सामना करना पड़ता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज ही नहीं कर सकता, वहां पे तो फ्री ही फ्री पड़ा है, रेवड़ी कल्चर वहाँ पे चल रहा है। तो देखा जाए तो मिडिल क्लास जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं इवन आपके वोटिंग शेयर में भी ये बात जो है सामने आएगी इफ़ यू कैन बैलेंस इट आउट। जैसे फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जैसा उनका जो नेचर टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और उन्होंने बहुत सारी, मतलब शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से मध्य प्रदेश में थे, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, उन्होंने कांग्रेस की जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय भी उन्होंने शासन वहाँ पे किया था, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा कि एमपी की फिस्कल हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुकी है, बिकॉज ही हैज़ मैनेज्ड इट ऑल। सबसे पहली बात जो आती है, आप डिसाइड कैसे करोगे कि किस व्यक्ति को सही में आवश्यकता है। अगर आप वो, जैसे मध्य प्रदेश में देखा गया था कि वो मैकेनिज्म काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी हमारे जो महाराष्ट्र में लाड़की बहन जो, वहाँ पे कई जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन एरर्स देखने को मिले, एक ही अकाउंट को 4-4 बार गए, जो टैक्स पेयर्स है उनको भी ये पैसे मिले, जो अच्छे अर्न कर रहे हैं उनको भी मिले, जैसे दिल्ली में जिनको जो पे कर सकते हैं उनको भी फ्री में मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इसको मैकेनिज्म कैसे होगा, आप उस शॉर्ट लिस्ट कैसे करोगे, ये एक मैकेनिज्म मध्य प्रदेश में अच्छे से डेवलप था। दैट इज़ वाई ये स्कीम इतने सालों से सक्सेसफुली वहाँ पे चलती रही। और उसके साथ में उन जो सप्लीमेंटिंग स्कीम है वो भी वहाँ पे, जैसे साइकिल्स दी गई, जैसे मशीनें दी गई लड़कियों को, जैसे उनको लैपटॉप्स, ठीक क्वालिटी के लैपटॉप्स दिए जहाँ से वो अगर रिमोट प्लेस में भी बैठे तो क्लासेस अटेंड कर पाती थी। तो इसके कारण एक ओवरऑल पैकेज वहाँ पे अवेल किया गया। व्हाट आई मीन टू से इज, आप फ्री भी दे रहे हो तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ लार्जर डेवलपमेंट एजेंडा एंड लार्जर डेवलपमेंट प्रोसेस। आप सिर्फ उसको एक वोटिंग गेन के लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज डीपीएसपी, सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि डीपीएसपी लिटमस टेस्ट है कि एक स्टेट गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है। तो जब हम डेवलपमेंट के एक सिनारियो को देखते हैं तो उस हिसाब से इज दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, ये देखना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म में इसी से बेनिफिट होगा, क्योंकि लोग आजकल काफ़ी समझदार हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों, बिकॉज सी वी आर डिस्कसिंग दिस इश्यूज। नहीं तो पिछले 10 साल पहले, अरे भाई वो 3,000 दे रहे ना, उसको वोट दे दो यार, ऐसी बात होती थी। बट नाउ एक सेंसिबिलिटी बढ़ गई है, एंड इंटरनेट है वुड ऑल्सो प्ले अ रोल। और बिकॉज पीएम साहब ने जो रेवड़ी कल्चर, इसको एक उनके कहने से इस पर एक डिस्कशन शुरू हुआ है, और केजरीवाल साहब भी फ्रीबीज करते हैं, तो उसके कारण भी एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। तो एक वोटर अवेयरनेस, वोटर्स में एक अवेयरनेस भी होना चाहिए कि इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या है। बट मासेस के जो कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इज लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। तो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए विच वुड डिसाइड कि ये होना चाहिए, फ्रीबीज इरेशनल है, रेशनल है, या फिर ये नीडेड है या नॉट नीडेड है, होनी चाहिए नहीं चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग कहते हैं कि बिकॉज दिस इज अ पॉलिसी मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ज़्यादा स्पेस नहीं है टू इन्वेड इनटू दिस मैटर। लेकिन अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हो तो रिजर्वेशन भी अफर्मेटिव एक्शन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट हैज राइटफुली स्टेप्ड इनटू। और जो रिजर्वेशन का एक लिमिट के बाहर पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो पाया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा उस पर एक रेगुलेशन रखा था, कोर्ट्स ने उस पर रेगुलेशन रखा था। तो इट इज राइट टाइम आई थिंक फॉर कोर्ट्स टू एंटर दिस डोमेन, और एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होनी चाहिए, बिकॉज ये हास्यास्पद बात वैसे नहीं है। दिस इज, मैं जब ये पढ़ रहा था इसके ऊपर, जब मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, तो ये काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन है। हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की आपने बात की थी, ये काफ़ी टेंशन वाली चीज़ है। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साथ में इन चीज़ों के जो आज आपने कहा भी कि स्कीम्स, सारी स्कीम्स एक करके यूबीआई देना चाहिए, लेकिन ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगा ये सेंट्रलाइज स्कीम होनी चाहिए। अगर कोई स्टेट अलग से चल रहा है, वो स्टेट अलग से दे रहा है, वो स्टेट अलग से दे रहा है, नॉट टेकिंग अकाउंट उनके फिजिकल हेल्थ। क्योंकि तो, जब हम तो आप अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम सेंट्रलाइज होनी चाहिए ऐसा कह रहे हो, तो क्या आप खटाखट योजना के समर्थन में बात कर रहे हो?
बिल्कुल नहीं, बट मैं कह रहा हूं कि अगर आपको करना ही है तो, क्योंकि इफ इट वुड बी ए सेंट्रल स्कीम तो डेफिनेटली उस चीज को टैकल करना, उसको रेगुलेट करना वुड बी इजियर, और जो लोकल रीजनल इश्यूज भी हैम्पर नहीं होंगे। जिन इश्यूज को, जैसे ओडिशा में जो इश्यूज है वो महाराष्ट्र के इश्यूज नहीं है, डिफरेंट एक रीजनल हो सकता है, लेकिन सबको 1500 रुपए हर जगह पे, हर इलेक्शन में, हर स्टेट में। मैं जब देखा कि हर स्टेट में 1500 2000 दिए जा रहे हैं वीमेन को, और मेन की तो बात ही नहीं हो रही। अब भाई अपने तो कुछ है ही नहीं, तुम यार कुछ भी कर लो, तुम्हें ना बस में जगह है, ना तुम्हें मेट्रोज में जगह है, ना तुमको पैसे मिल रहे। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ देखनी चाहिए। और खटाखट योजना तो, क्योंकि उनको जब पूछा गया था कि आप इसको ऑफसेट कैसे करेंगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, तो वो आंसर ही नहीं कर पाए थे। तो इसलिए तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और ऐसा इलेक्शन कमीशन को भी एक डायरेक्टिव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप देखो कि सही में इनके पास रिसोर्सेस मोबिलाइज करने की स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, इंटेंशन या फिर जो भी है वो है, ये रिसोर्स मोबिलाइज कर पाएंगे क्या, तो वो देखना ही चाहिए। तभी फिर आप लाख दो, 2 लाख लो, 10 लाख दो, यार कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उतना रेवेन्यू आप जनरेट कर पा रहे हो क्या, दैट इज द मेन क्वेश्चन। 100%। और देखिए ना क्या होता है, अभी जैसे अगर हम जीडीपी देखें तो जीडीपी बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है। एक तो होता है उसमें फैक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। दूसरा होता है कंजम्पशन, कि लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। देन होता है इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट उसमें कितनी आ रही है। एंड फाइनली होता है नेट एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, तो उसमें नेट एक्सपोर्ट जितना आ रहा है। तो इन सब का अगर हम देखें तो इससे हमको जीडीपी जो है, सकल घरेलू उत्पाद, वो देखने को मिलता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन जितना अच्छा होगा उतनी ही कंपनीज को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक टूथब्रश खरीद रहे हो, तो जिस कंपनी का खरीद रहे हो वो कंपनी को फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा उसका कंजम्पशन होगा उतना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा मतलब बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है वो उस कंपनी में आएगा। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगी और लोगों को फाइनेंशियल या बाकी बेनिफिट्स मिलेंगे, और बेनिफिट मिलेंगे, और कंजम्पशन की पावर जो है वो इंक्रीज होगी, और कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो एक सर्कल जो है ये बन जाता है। इसी वजह से जैसा आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जब होता है उस समय पर आता है। और इसी वजह से जब आप फ्रीबीज की बात कर रहे हो, ऐसे सिनारियों में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो फ्रीबीज के लिए आप पैसा दे रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आएगा, जो बाकी डेवलपमेंट है उसके बेसिस पर या उसके कॉस्ट पर अगर आप फ्रीबीज दे रहे हो, इससे बड़ा घाटा देश के लिए या किसी स्टेट के लिए कोई नहीं हो सकता है। और इसी वजह से जो खटाखट स्कीम आई थी उसमें काफी बार जब कांग्रेस के ही नेताओं को पूछा गया कि भाई पैसा कितना आप देने वाले हो, इसमें किसी के पास कोई कैलकुलेशन नहीं थी, किसी के पास कोई ये था ही नहीं कि किस तरीके से देंगे। और जब आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम खटाखट की बात कर रहे हो तो ये तब आप कर रहे हो जब बाकी स्कीम्स भी चलती रहेगी। ऐसे समय पर जो रेवेन्यू डेफिसिट है देश का वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, जिसका बर्डन पूरे देश पर कितने बुरी तरीके से पड़ सकता है, ये हमको एक तरीके से जो बाकी स्टेट्स डूब रहे हैं उनके बलबूते से हमको पता चल सकता है कि पूरे देश की जो है ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसलिए फ्रीबीज जो है एक हद तक, जहां तक जैसे आपने कुछ स्टेट्स का जिक्र किया जहां जो फाइनेंशियली काफी कैपेबल है और जिनका रेवेन्यू सोर्स जो है वो फिक्स्ड है कि भाई हाँ इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतना अच्छा। अब देखिए ना आपकी रेवेन्यू डेफिसिट जो है गुजरात और महाराष्ट्र का देखें तो काफी कम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम देखें, रेवेन्यू डेफिसिट अगर हम देखें, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका काफी ज्यादा है। इसलिए तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सारी चीजें देखने को मिलती है। वही कर्नाटका के आप लोगों से पूछे, पिछले कुछ समय से पूरी की पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है पूरी तरीके से रुका हुआ है। हिमाचल प्रदेश देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुका हुआ है, जनता को वहां पर पता चलता है। और इसी से हमें सीखना भी चाहिए। जैसे होता है ना हमारा फेडरलिज्म जो है वो ये कहता है कि अगर कोई स्टेट बहुत अच्छी तरीके से कोई स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा है, काफी अच्छी स्कीम है, बाकी स्टेट्स ने भी उसका रेप्लिका लाना चाहिए। तो ऐसे समय पर कोई स्टेट ने अगर कोई बहुत बुरी तरीके से कोई स्कीम लेकर आई है, इंप्लीमेंटेशन हुआ है, बाकी स्टेट ने भी उसे सीख कर उससे थोड़ी दूरी जो है बनाई रखनी चाहिए। जैसे अभी एक केस हुआ था, अगर हम साबरमती रिवर फ्रंट को कंसिडर करते हैं, जब साबरमती रिवर फ्रंट के फोटोज सर्कुलेट होने लगे थे तो कई सारे इन्वेस्टर्स जो थे उनका एक इंटरेस्ट देखने को मिला था।
और एक जैसे एक ऑरेंज जूस नाम की एक कोई कंपनी थी ऑरेंज जूस बनाने वाली या फिर उसको सेल करने वाली, तो उनके भी इनिशिएटिव्स वहाँ पे आए थे। कुछ फेरीज चलाने वाले, कुछ बोट्स वाले, कुछ पैरासेलिंग वाले, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाने लगे। नाउ अगर हम इसको एक ठीक तरीके से देखें तो यहाँ पे रिवेन्यू कितना जनरेट हो गया। एक रिवर बॉडी जो है उसको क्लीन करके कितना सारा रिवर जो रिवेन्यू है वो जनरेट हुआ। बट अगर हम बात करते हैं यमुना की, आपने कितने बार ऐसा देखा है अगर हम दिल्ली में जाते हैं, क्या हमें ऐसी इच्छा होती कि नहीं भाई यमुना जाके देखेंगे, यार यमुना काफ़ी अच्छी हुई उसको जाके देखेंगे। हाई कोर्ट ने अभी अभी एक बात कही थी कि जो फ्लाईओवर 2015 में बना था दिल्ली में वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और उस फ्लाईओवर में कई सारे क्रैक्स भी देखने को मिले। मतलब जो 10 साल भी जिस फ्लाईओवर को नहीं है उसमें क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। और फ्लाईओवर जो 1980s में बने थे दिल्ली में वो अभी भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज सिर्फ उस फील्ड में नहीं जिस फील्ड में आप फ्री भी दे रहे हो, लेकिन दूसरे भी जो कनेक्टेड फील्ड है वहां पे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज अपने को देखने को मिल रही है। एंड केरला की मैं बात करना चाहूँ कि केरला में जैसे सोशल सेक्टर पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था, बट व्हाट दे हैवंट वर्कड ऑन इज टैक्स कलेक्शन। पर कैपिटा इनकम तो बहुत फ्लॉन्ट की जाती है कि 1.6 टाइम्स हमारा पर कैपिटा इनकम है। हमारा पर कैपिटा इनकम इज कंपेरेबल टू द डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उनके टैक्स कलेक्शन, एक स्टेटमेंट में कहा गया था, आई रीड इन अ न्यूज़पेपर, कि टैक्स कलेक्शन आर कंपेरेबल टू दैट ऑफ अफ्रीका। उनके टैक्स कलेक्शन में अभी अफ्रीका भी मतलब कोई अफ्रीका, डिजिटाइज साउथ अफ्रीका, सोमालिया? यू गेट माई पॉइंट। तो जो टैक्स कलेक्शन उसमें डिजिटाइजेशन नहीं है। टैक्स कलेक्शन में अभी भी ओल्ड जो चीज़ें चलती है उसी हिसाब से चल रहा है। जैसे कोई ये नहीं चेक करता कि ये रीजन में कितने, हर रीजन में जैसे लेबर जो होता है, लेबर चार्जेस सेम नहीं होते, लेकिन वहाँ पे ये जब लेबर चार्जेस मेंशन किए जाते हैं टैक्स रिसिप्ट्स में, जब डिडक्शंस मांगे जाते हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लेबर चार्जेस अगर कोई 500 भी देखे तो वहाँ पे कोई जाके चेक नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ की क्या लेबर रेट्स एट पार है मॉडर्न के हिसाब से, या फिर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हो रहा है वो एट पार है? तो अगर आप टैक्स कलेक्शन में इफिशिएंसी नहीं ला पा रहे, अगर आपके टैक्स कलेक्शन में अभी भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं, तो भी एक प्रॉब्लम आती है। बिकॉज रिवेन्यू जो एक तो टैक्स से आता है या फिर दूसरा जो और कोई रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वहाँ से आ रहा है। तो आपको टैक्स एफिशिएंसी बनानी है, आपको इकोनॉमी को, अगर आपने इकोनॉमी को तेज़ कर दिया तो ग्रोथ वैसे भी होगी, ग्रोथ होगी तो जॉब्स वैसे भी क्रिएट होंगे। तो व्हाट वी शुड फोकस ऑन इज इनोवेशन पे, रादर देन ये जो एज ओल्ड प्रैक्टिसेस है, रोटी कपड़ा और मकान, कब से सुनते आ रहे हैं, और इसी चीज़ पर ये बेस्ड है। एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट ऑन दिस। सारी गवर्नमेंट जो है उन एक किसी पार्टी ने तो भी एक स्टैंड लेना चाहिए कि नो मैटर व्हाट हम फ्रीबीज तो नहीं देंगे। इनफैक्ट बीजेपी वॉज अगेंस्ट इट, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को रेवड़ी कल्चर भी कहा था। मगर अभी जिस तरीके से हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला है, लाड़की बहन योजना लाई गई है, और इसके बाद सडनली अब काफ़ी सारे स्टेट्स जो है वो भी अब इसे इम्प्लीमेंट करने के पीछे लगे। तो इसलिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी वी हैव टू एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश में जो इतने सालों से लाडली बहन योजना थी वो अच्छे से चली, एंड महाराष्ट्र कैन अफोर्ड इट। हमने कहा था कि वो एडवर्टाइज सिर्फ लाड़की बहन नहीं कर रहे, वो एडवर्टाइज करे कि हमने ट्रेन, जैसे आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी बन ही रहा है, बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, ट्रेन्स बन रहे हैं, जो पहले कनेक्टेड नहीं थी वो वहाँ पे रेल और ये कनेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका जो केजरीवाल जी का है, आप उसको, उनका बस पूरा फोकस ही उस पर कि मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, मैं बस फ्री ही दे रहा हूँ। ये वो बता नहीं रहे कि उन्होंने फ्लाईओवर्स कितने बनाए, ये वो बता नहीं रहे कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा, उन्होंने कितने पॉट होल फ्री रोड्स दिल्ली को दिए, उन्होंने कितने न्यू मार्केट मंडीज दिल्ली को दी, ये तो बता ही नहीं रहे। कितना नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना इनोवेशन, कितनी टेक्नोलॉजी उन्होंने इंप्लीमेंट की। जो अभी भी हम एनवायरमेंट को मॉनिटर करने के एज ओल्ड चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपने कितना कुछ इनोवेशन किया। आपने जो रिवर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कितना इंप्रूव किया, ये बात ही नहीं हो रही। लेकिन हम देखते हैं कि जो बीजेपी वो किस चीज को एडवर्टाइज करते हैं, डिजिटाइजेशन को, मेक इन इंडिया को एडवर्टाइज करती है। भले वो फ्री भी दे रहे हो, बट दे आर नॉट मेकिंग इट सेंट्रल पॉइंट ऑफ देयर पॉलिसी। और यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना जो ऑडियंस है उनको अब फ्रीबीज
कल्चर क्या है और फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से डिस्टिंग्विश करना चाहिए, किस तरीके से एक थॉट प्रोसेस रखना चाहिए अगर फ्रीबीज दी भी जा रही है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सब कुछ आइडिया क्लियर हुई होगी। और बाकी और डिटेल में दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। इस डिस्कशन को यहीं हम समाप्त करते हैं।